नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कैराना का राग छेड़ा। जहां अमित शाह ने कहा था कि कैराना पलायन के बारे में सुनकर उनका खून खौलता है, वहीं योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया, जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे किस लोक की यात्रा कराई जाएगी वो खुद ही जान ले। इसी पर है आज का हल्ला बोल। सत्ता का ताला, कैराना की कुंजी। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले कैराना से यह विशेष रिपोर्ट। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा। पश्चिमी यूपी में कैराना का ये वही हिंदू परिवार है जिसे 2016 में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों का सुख दुख जाना। जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे, उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। करीब 20 मिनट की मुलाकात में सूबे के मुखिया ने हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिया और हिंदू परिवारों को डराने वालों को सीधी चेतावनी दी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। मुलाकात के दौरान कैराना से पलायन करने वाले परिवारों ने सीएम योगी को अपना दुख सुनाया, डर की पूरी कहानी सुनाई। उनकी बातें सुनकर मुख्यमंत्री ने बिना डरे फिर से कारोबार करने की सलाह दी। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। कैराना में 4 हिंदू परिवारों का पलायन इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि अब पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने पीएससी बटालियन की आधारशिला रख दी। तैयार होने के बाद करीब 1300 जवान इसका हिस्सा होंगे। शायद तभी लोगों को भरोसा है कि अब पूरी तरह सुरक्षित है। हमें इतनी खुशी है, हो नहीं सकती कभी भी। हमारे माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, संभल गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहना दांतों के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल के जीते हैं। तो आप यहाँ से छोड़ करके भी आप लोग चले गए थी, महिलाएं भी हमारे साथ? हाँ सुना है, मतलब यहाँ पे गए तो हाँ, लेकिन जो गए थे वो वापसी आ गए। कैराना में हिंदू परिवारों से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी विरोधियों पर भी जोरदार वार किया। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे। कैराना पर बीजेपी एक बार फिर फोकस करेगी, ये उसी दिन साफ हो गया था जब सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे अमित शाह ने ये मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से
कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। योगी के कैराना जाने को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन यूपी के सीएम नहीं मानते कि कैराना बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। आपको चूंकि हिंदू मुसलमान कराना है इस चुनाव को, आपके पास 70 लाख रोजगार देने के लिए नहीं है, महिलाओं को देने के लिए सम्मान नहीं है, किसानों को देने के लिए उनका बकाया नहीं है, इसलिए आप आज फिर से हिंदू मुसलमान करने लग गए। चुनाव आते ही इस तरीके की बातें आपसे अपेक्षित हैं, क्योंकि आप असलियत के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वैसे ये हकीकत है कि चुनावी नजरिए से बीजेपी का मिशन कैराना बेहद अहम है। यही वो मुद्दा है जिसके दम पर बीजेपी ने 2017 के चुनावों में लीड ले ली थी। कुमार कुणाल, कैराना, आज तक। प्रश्न यही, क्या लखनऊ का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से होकर जाता है? विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। हल्ला बोल में आज हमारे साथ है बीजेपी सांसद और नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान, बीएसपी प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी को हमने आमंत्रित तो किया था, लेकिन कैराना के पलायन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमारे साथ यहां नहीं जुड़ रही है। डॉक्टर त्रिवेदी, पहला प्रश्न आप ही से। पहले गृह मंत्री अमित शाह का कैराना पर बयान, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और कैराना जाना। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का आरोप है कि किसान आपसे बेहद नाराज है, क्या कैराना के मुद्दे से वो नाराजगी आप दूर कर रहे हैं? क्या लखनऊ का रास्ता कैराना होकर जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच हर मामले में बहुत व्यापक है। हम 2 साल 5 साल की दृष्टि से नहीं सोचते, हम 200-500 साल की दृष्टि से सोचते हैं। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कैराना से जोड़ना सर्वथा अनुचित है। कारण क्या है कि एक वृहद समस्या है। मैं एक दूसरी जगह का नाम बताता हूं गौरव जी। उस गांव का नाम है कोलतार, जिला है पेरम्बडूर और स्टेट है तमिलनाडु। क्या हुआ वहां? उस गांव में 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब मंदिरों में पूजा अर्चना और घंटे बजने बंद हो जाने चाहिए, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और तमिलनाडु की सरकार पीछे हट गई। आखिर में मद्रास उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया और यह कहा कि यह पुलिस की ड्यूटी होगी कि मंदिर में पूजा यथावत चलती रहे, मैं पूछना चाहता हूं, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा चूं भी बोला था? तो कोलतार हो या कैराना, मानसिकता एक है। और इस मानसिकता में दुखद बात यह है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मुस्लिम समाज में सिर्फ अपराधी तत्व को ही क्यों आगे बढ़ाना? अभी मैं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता देख रहे थे, कह रहे थे विकास के मुद्दे और इन सारी चीजों पे बात नहीं होती। विकास पे तो जो हमने काम करके दिखाए वो अभूतपूर्व है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं, केवल विकास नहीं, उससे ज्यादा आवश्यकता होती है सुरक्षा की। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हम लोगों ने 1 महीना पहले काबुल के दृश्य देखे। आपको पता, केवल 50-60 साल पहले काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की थी। यह बताइए, 1947 से पहले 75% आबादी हिंदू और सिखों की थी लाहौर में, और मोर देन 50% जो थे वो सिंध में, कराची में थे। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड, सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर 6 महीने में खत्म। 1990 में श्रीनगर में कश्मीरी पंडित सबसे पढ़ी लिखी डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी, 6 महीने में खत्म। मैं वही पूछना चाहता हूं गौरव जी, कोरोना का काल आया तो ये बताइए, हम अपनी अर्निंग और डेवलपमेंट और पढ़ाई और कमाई पे ध्यान दे रहे थे कि पहले ये कि मुंह पे मास्क रहे कि कोई वायरस ना अंदर आने पाए, और अगर खुदा न खास्ता अंदर आ जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि इस वायरस को किल कर दे। पहली आवश्यकता थी सुरक्षा, ठीक, उसके बाद सारा डेवलपमेंट था। और कैराना एक उदाहरण है इस बात का। एक वाक्य कह दूं, कैराना एक उदाहरण है इस बात का कि इस देश की सुरक्षा के साथ किस प्रकार की राजनीति की जा रही है और किस स्तर तक समझौता किया जा रहा था आपराधिक तत्वों को वोट बैंक की राजनीति पे समर्थन देने का। ठीक, वारिस पठान, उत्तर दीजिए। अमित शाह जी ने यह विषय को उठाया। ठीक, उत्तर दीजिए इस बात का
कैराना के लोगों की भी बात सुनिए। आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, कैराना के लोगों की बात सुनिए। कैमरा पर कह रहे हैं पहले डर लगता था, सूर्यास्त के बाद घर से नहीं निकलते थे। मुकीम काला का नाम लेकर लोग कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लोग डराते धमकाते थे। योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा कि अगर पीड़ित हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है? देखिए गौरव साहब, योगी टोटली फेल हो चुके हैं एज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। 4.5 साल उन्होंने कुछ काम नहीं किया सिवा उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के। आज लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, महिलाओं को बाहर निकलने में आपत्ति आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े हैं। योगी को अगर पूछ लो कि आप बता दो कि आपने 4.5 साल के कार्यालय के अंदर 10 कोई बड़े काम किए हो, तो उनको नहीं मिलेंगे। वो कौन से काम दिखा सकते हैं? इसलिए अब उनके पास क्या आ गया, भाजपा 2 से 360 क्रॉस कर दिए। काय पे? सिर्फ गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, ये हिंदू मुस्लिम, इनके पास और कोई बात है नहीं। ये पोलराइजेशन की राजनीति में मान रहे हैं, अपीसमेंट की राजनीति कर रहे हैं। आज योगी ने कैराना में जाकर भाषण दिया। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में भी। उनका ये कहना है कि मुजफ्फरनगर के दंगे देश की आन बान शान के खिलाफ है। आप दंगों को देश की आन बान शान के साथ जोड़ रहे हैं। अरे आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं गौरव साहब, आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो लोग अपने घर से बेघर हुए, 50,000 से ज्यादा, वो मुजफ्फरनगर दंगों के टाइम में हुए। 77 लोगों के ऊपर से योगी सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए, जबकि इनकी सरकार को तो उन पे मुकदमे चढ़ाने चाहिए थे कि जिन्होंने ये दंगे कराए, जिन्होंने लोगों की जानें ली, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। और ये आन बान शान की बात करें, बड़े अफसोस की बात है। सुधांशु जी यहां पर बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है उसके पहले इनको कैराना दिखा? 2017 के पहले भी मैं आपको एक रिपोर्ट है जिसमें डीजी जो थे वहां के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट जो दिया था उसमें उन्होंने खुला लिखा है, डीजी का नाम था राघव, डीआईजी राघव साहब। उन्होंने लिखा था मेरठ से जो रिपोर्ट दिया था उसमें कि वहां पर 100 से ज्यादा मुसलमानों ने भी अपने घर छोड़ दिए थे क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। योगी ने उनके बारे में तो बात नहीं की। तो क्यों सिर्फ एक अपीसमेंट, मेजोरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं ये चुनाव के पहले? इनको किसान सवाल कर रहा है, इतने 600 से ज्यादा किसान लोगों की जानें चलेगी। लोग उस पर सवाल कर रहे हैं, प्रश्न आपने उठाए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाए हैं के लिए। ठीक, मैं इस पर धर्मवीर चौधरी जी का भी उत्तर लूंगा, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है कि चुनाव से ऐन पहले केवल ध्रुवीकरण की है ये राजनीति। उत्तर दीजिए जो प्रश्न उठाए वारिस पठान साहब ने। वैसे तो देखिए गौरव जी, ऑन द लाइटर नोट, ये 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाली पार्टी वालों को कोई सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं, परंतु फिर भी सवाल पूछा है तो मैं उसका बाकायदा जवाब देता हूं। ध्रुवीकरण की राजनीति हम कर रहे हैं या वो जिनको खड़े होकर जिन्ना याद आ रहे हैं और वो जिन्ना को एक ही लाइन में बोल रहे हैं? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू और जिन्ना, इन्होंने आजादी दिलाई। कौन ध्रुवीकरण कर रहा है मान्यवर? या ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं वारिस पठान साहब के नेता, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता, जो कहते हैं कि भाई मुसलमानों कब तक तुम किसी दूसरे नेता के पीछे रहोगे, अपना नेता चुनो, हर बिरादरी का नेता है, मुसलमानों का नेता नहीं है। ये पोलराइजेशन नहीं होते, ये सेक्युलरिज्म के सुंदर संगीत होते हैं। दुर्भाग्य ये था कि ये उत्तर प्रदेश, जहां से मैं एक और बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही तो मैं कहना चाहता हूं वारिस पठान साहब, आप दिल्ली में बैठे हैं, कभी मेरठ नहीं गए क्या? ये मेरठ का एक्सप्रेस हाईवे किसके जमाने में बना? बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे आपने नहीं देखा? अभी 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ उद्घाटन हुआ, पहले 7 मेडिकल कॉलेज थे, अब 30 हो जाएंगे आने वाले 1-2 वर्षों में। स्वास्थ्य बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कितने एयरपोर्ट्स बने, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं, मगर अफसोस कि आपके मुंह से एक शब्द तो सही निकला कि उस जमाने की डीआईजी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। चलिए, इतनी स्वीकारोक्ति हुई कि 2017 से पहले लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। अब आपने कहा मुजफ्फरनगर का दंगा, अरे भाई सूरत का 1967 का दंगा नहीं ध्यान है, जिसमें 2,500-3 हजार से ऊपर लोग मरे थे, 1 साल तक दंगा चला था। आपने कह दिया भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा। अरे भाई आप याद करिए, आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार, जितने हमारे नेताओं पे भी रासुका लगाया, एक को भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। चंद महीनों में सब धराशायी कोर्ट में, क्योंकि सारे फर्जी केस थे।
और मुजफ्फरनगर का दंगा इकलौता दंगा था एक मामले में, वारिस पठान साहब आप सही बोले, भारत के इतिहास का इकलौता दंगा था जब प्रदेश की सरकार ने कहा कि एक ही समुदाय को मुआवजा देंगे, यानी सिर्फ मुस्लिमों को मुआवजा देंगे। हाई कोर्ट की फटकार लगी कि आप दंगा पीड़ितों में भेद नहीं कर सकते, तब जाके उत्तर प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की बात उठाते हैं, अच्छा ये बताइए, ये जैसे आपके नेता तो कहते हैं चलो भाई मुसलमानों एक हो जाओ, अखिलेश जी की पार्टी के नेता मुलायम सिंह कहते थे मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था मुसलमानों के लिए कि मैंने गोली चलवा के 16 हिंदू मरवा दिए थे, अयोध्या में मरवा दिए थे, मर गए नहीं, और 40 मर जाते तो गम नहीं था। अभी देखिए धर्मवीर चौधरी जी बैठे, इनकी पार्टी की नेता मायावती जी ने 2017 में क्या बोला था, मुस्लिम समुदाय अपना वोट बर्बाद न करे, हमने 3 कम 100 यानी 97 टिकट दिए हैं, उनसे कह रहे हो मुस्लिम समुदाय अपना वोट बर्बाद न करे, मुझे ही वोट दे। अरे खुलेआम समुदाय का नाम लेकर जो पार्टियां राजनीति करती हैं वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है, और यदि हम केवल पीड़ितों के साथ अपराधियों के खिलाफ खड़े हो जाएं तो यह सांप्रदायिकता है। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता सब समझती है। मैं इसका उत्तर आपसे चाहूंगा कि अगर 100 या 150 मुसलमान परिवारों ने भी वहां से पलायन किया तो उनके प्रति संवेदना क्यों नहीं? केवल 346 या एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया 250 हिंदू परिवारों ने पलायन किया, उनके प्रति संवेदना क्यों? मैं इस प्रश्न पर भी आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कोरी राजनीति की बात कर रहा है विपक्ष, कोरी राजनीति कैसे हुई ये अगर बीजेपी कहती है कि पलायन कराने वालों का ही अब पलायन हो रहा है, अब कैराना में डर नहीं है, एक बार फिर व्यापार का केंद्र होगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। ये कह रहे हैं कि चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सुरक्षा नहीं दी, अब उस जगह पर पीएसी की बटालियन तैनात कराई जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। देखिए सावंत जी, एक तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता का समर्थन नहीं किया जा सकता है, और भारत में किसी भी तरह की कट्टरता के पक्ष में मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का नेता आज तक खड़ा हुआ हो। लेकिन सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं, और सुधांशु जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, बड़ी शालीनता से वो बात करते हैं। मेरा निवेदन उनसे ये है, क्या इस देश के मुसलमानों को इस देश में रहने का हक नहीं है? पहली बात, इस देश के मुसलमान ने इस देश का विरोध कब किया? इस देश का मुसलमान अगर आपको इतना बुरा लगता है, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बुरी लगती हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो 60 सालों में मुसलमानों को और मुस्लिम संगठनों को फायदा पहुंचा रही थी और आपने 7 सालों में बंद कर दी? एक योजना का मुझे नाम बताइए कि जो मुसलमानों की या मुसलमानों की संस्था का, मुस्लिम भाइयों की संस्थाओं को विपक्ष यानी कि कांग्रेस के राज में तो फायदा हो रहा था और आप उनको बंद कर चुके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अकेले हिंदू धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हैं? क्या विपक्ष के नेता हिंदू नहीं हैं? क्या मुलायम सिंह जी हिंदू नहीं थे? क्या मायावती जी हिंदू नहीं हैं? क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर हिंदू नहीं है? हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हिंदू नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जिन हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो हिंदू नहीं है? आप ये करना क्या चाहते हैं? एक बार आप मुझे बताएं सुधांशु जी, देश को कहां ले जाना चाहते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री का धर्म तो आचार्य जी आपको मालूम ही होगा, लेकिन सुधांशु जी उत्तर दीजिए। ना देखिए, जो आचार्य जी ने बात कही, हिंदू की बात हम कब कह रहे हैं? मगर यह बताइए, जिस पार्टी के लोग हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कहते हैं भगवान राम तो थे ही नहीं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं, जो कहते थे वेद बकवास और निरर्थक थे, अब वामपंथियों ने किताबों में लिख लिख के कहा, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। इनके आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपको याद होगा अर्जुन सिंह ने बतौर एचआरडी मिनिस्टर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें सीता माता और भगवान राम को भाई बहन दिखाया गया और कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आप हिंदू हैं। कार सेवकों पे गोली चलवाने वालों का समर्थन करने वाले हिंदू हैं, गोरक्षक संतों पे 1966 में गोलियां चलवाने वाले हिंदू हैं। अब जो आपने कहा कि कौन सी कार्य थी जो विपक्ष की सरकारों में था और अब नहीं है, जानते क्या था?
इस देश के संविधान ने शरिया के कुछ प्रावधानों को इस हद तक अंगीकार कर लिया था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ जाए तो शरिया के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट देती थी। मैं शाहबानो केस की बात कर रहा हूं, अर्थात एक आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र के रूप में आपने तब्दील कर दिया था। शरिया का प्रावधान न्यायालय के निर्णय से ऊपर, अब वो स्थिति समाप्त हो गई। और जहां तक मैं मुस्लिम समाज के लिए भी कहता हूं, एक बात ईमानदारी से, जनाब ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है, हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अरे यहीं तो शकील बदायूनी होते थे, यहां कमाल अमरोही होते थे, यहां जिगर मुरादाबादी होते थे, और बड़े बुजुर्ग शायर वसीम बरेलवी तो अभी भी हैं हमारे बीच में। ये वो उत्तर प्रदेश जहां कैफी आजमी होते थे, जहां अकबर इलाहाबादी होते थे, जहां जोश मलियाबादी होते थे, जहां मजरू सुल्तानपुरी होते थे। ये सब सेकुलर बनने से पहले 1976 से पहले एक से एक फनकार, एक से एक कलाकार, एक से एक राष्ट्रभक्त मुसलमान, अशफाक उल्लाह खां, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद। और अब जब से अपराधी तत्वों को मुस्लिमों में प्रश्रय देने की बात शुरू हुई, अब कौन होता उत्तर प्रदेश में? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, यह मुस्लिमों के प्रतीक बना दिए गए। इतना बड़ा नुकसान आपने देश का नहीं मुसलमानों का किया है। और जो आपने कहा क्या होता था, आज आप कहते हैं पलायन। अरे पलायन तो वो था कि मुख्तार अंसारी पलायन करके जाके पंजाब में आपकी सरकार के साए तले बैठ के बड़े आराम से महसूस होकर जेल में, कहां की जेल में? पंजाब की जेल में जाके बैठे हुए थे। ये अंतर था। जब योगी जी की सरकार आई है तो अपराधियों के ये हौसले हुए। हम अपराधी को अपराधी देखते हैं, आप अपराधी में ही मुसलमान देखते हैं। मुझे जरा 15 सेकंड अपराधी में धर्म देख रहे हैं क्या? मुसलमान नहीं देखते। ठीक, वारिस पठान जी भी उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन एक बार धर्मवीर चौधरी जी को मैं लाना चाहता हूं। कैराना के लोग कह रहे हैं कि 2017 से पहले शाम 5 बजे के बाद वो घर से नहीं निकलते थे, दिन निकलने तक घर से नहीं निकलते थे, पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी दोषियों के खिलाफ, मुकीम काला जैसे लोगों का इतना खौफ था, अब कैराना में नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं कि अब पलायन कराने वालों का ही पलायन हो गया? गौरव जी, ये बीजेपी आरएसएस के मुंह से अगर आप छह शब्द छीन लें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनकी जुबान पर ताले लग जाएंगे। मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू, श्री राम, गाय, गोबर, दंगा, कैराना, अगर इनसे ये 6 शब्द आप छीन लें तो सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के एक स्टेटमेंट को यहां कोड करना चाहता हूं। इन्होंने कहा था हमने जाटों की चौधराहट खत्म कर दी, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। ये वही सर छोटू राम के मानने वाले हैं सुधांशु जी, जिनके यहां पगड़ी रखी थी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने, और ये कहा था कि मैं आपको जाट आरक्षण लागू करूंगा। लेकिन ये जालसाज इतने बड़े हैं कि जब ये कैराना पहुंचते हैं तो ये जाटों और मुसलमानों का दंगा बताते हैं। जब ये सहारनपुर के पुल को क्रॉस करके हरियाणा पहुंचते हैं तो ये वहां पर अपने एक सांसद से स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि 35 का नारा दे दो हरियाणा में। सुधांशु जी, आपकी कलाई खुल चुकी है, आपको ये जनता नकार चुकी है। अब एक थीम चल रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। ये जो इलाहाबाद प्रयागराज में कुत्ते लाशें खा रहे थे वो हिंदू नहीं थे। जो ये हाथरस में एक बेटी को 2 बजे कलेक्टर ने मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी, क्या वो हिंदू नहीं थी? ये जो दलितों के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं सबसे ज्यादा हो रहे हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? आपको मुझसे सीखना पड़ेगा। कई प्रश्न हमारे पूर्वजों से सुधांशु जी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि तीन प्रश्न आपसे विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है राज्य में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर। हल्ला बोल में जबरदस्त डिबेट, बीजेपी बनाम विपक्ष। आप देख रहे हैं कैराना पर आर पार, और ब्रेक से पहले बहुजन समाज पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि सत्ता की कुंजी के चंद प्रश्न है या चंद शब्द है, वो पाकिस्तान हो गया, गंगा, गाय, गोबर, अयोध्या, राम। सुधांशु जी उत्तर दीजिए, बसपा का कहना है यही है आपकी जीत की कुंजी। हाँ देखिए, जो इन्होंने शब्द कहे
निश्चित रूप से मैं मानता हूं इन शब्दों को लेकर इनके मन में बहुत पीड़ा होगी और ये नहीं चाहेंगे वो शब्द कभी बोले जाएं, क्योंकि गौरव जी एक बात होती, किसी भी व्यक्ति को अपनी कृति या संतान की बुराई अच्छी नहीं लगती है। ये सब इनकी कृतियां अर्थात संतानें हैं। और दंगा और पाकिस्तान जैसे शब्द इनको क्यों अच्छे लगेंगे? अगर संतान अवैध संतान हो तो उसका नाम लेने से और कलेजे पे सांप लौट जाता है। इसलिए इनके कलेजे पे कितना सांप लौटता है इन शब्दों को सुनकर हम भली भांति समझ सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे शब्द इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। मैंने उदाहरण पहले भी बताया। और मैं धर्मवीर चौधरी जी से 2 करोड़ लोग अपना रोजगार मांग रहे हैं। भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। एक एक करने का वादा किया था, एक एक करके गन्ने का कितना धर्मवीर जी मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। आचार्य जी आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु जी बात पूरी और दूसरी बात, धर्मवीर चौधरी जी को बात की जानकारी कम रहती है। इन्होंने जो, मैं एक और स्पष्टीकरण कर दूं, मेरे जिस वक्तव्य के बारे में इन्होंने कहा, अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, राष्ट्रीय चैनल पे बहस कर रहे हैं, हमने शांति से आपकी बात सुनी। आपका टर्म आएगा। एक एक करके ये क्वालिफिकेशन आपकी ज्यादा हो सकती है, वरना मेरी क्वालिफिकेशन को आप कम ना कहें। और आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं मैं। आप बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए उत्तर प्रदेश में? नहीं धर्मवीर जी, आपकी क्वालिफिकेशन पर तो कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। आपकी शिक्षा पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर तो नहीं पूछा गया। क्यों है पूरे देश के अंदर? सुधांशु जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर धर्मवीर जी। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं पूरी बात कर लूं। मैं दलितों अत्याचार का भी जवाब देता हूं। इन्होंने बोला था मेरे बारे में एक बयान के बारे में, चौधरी साहब मैं चुनौती से कहता हूं मेरा कोई बयान दिखा दीजिए जिसमें मैंने बोला हो कि जाटों की चौधराहट खत्म हो गई। हकीकत में वो बयान जानते हैं क्या था? वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर एक बहस का कार्यक्रम था, जिसमें संदर्भ यह था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जितने परिवार के लोग थे सब चुनाव हारे। जिसमें मैंने महबूबा मुफ्ती से लेके, हुड्डा परिवार से लेके, अखिलेश यादव के परिवार से लेके, तेलुगु देशम के नेता से लेके, टीआरएस की बेटी हारने तक, राहुल गांधी के हारने तक बोला था। और मैंने कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दोनों चौधरी, यानी स्वर्गीय अजीत सिंह और चौधरी जयंत चौधरी दोनों चुनाव हारे थे। दोनों चौधरियों की चौधराहट खत्म हुई। क्या संदर्भ होता है और क्या निकाल के अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, यही है समाज में वैमनस्य पैदा करने की राजनीति। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। जनाब, जो आपने बात कही रोजगार देने की बात, विकास की बात, तो आज ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, डिफेंस कॉरिडोर इससे पहले कभी बना था? कभी आप कल्पना कर सकते थे कि ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगेगी? वो आज उत्तर प्रदेश में होके हुआ है। आप ये बताइए कि आज भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जुड़ गया। आप तो बहुजन समाज पार्टी की बात करते थे, क्यों नहीं उस जमाने में मायावती जी ने जुड़वाया? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने जो ये दलितों पे अत्याचार की बात करते हैं, तो अगर डाटा उठा देख लीजिए, सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार तो मायावती जी के शासनकाल में हुआ। और अक्टूबर 2007 में तो मायावती जी ने अपने टाइम में शासनादेश जारी किया कि भाई इतनी रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं, दलित एक्ट की जांच करने के बाद दर्ज की जाए। तो या तो ये मान लीजिए सबसे ज्यादा अत्याचार आपके जमाने में हो रहे थे, या ये मान लीजिए आपके जमाने में फर्जी रिपोर्ट जारी हो रही थी। तालिबानीकरण की भी बात की आज योगी आदित्यनाथ ने। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर आता हूं। और वारिस पठान जी, तालिबानीकरण को नहीं स्वीकार किया जाएगा। बार बार यह भी जिक्र किया कि धारा 370 हटाई, नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म किया, मध्य युग में भारत नहीं जाएगा, यह बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। क्या यह ध्रुवीकरण है या विकास है? देखिए सुधांशु जी की मैं बात, देखिए विकास तो दूर दूर तक है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण है। सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें की, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि लोग संविधान को मानते ही नहीं। संविधान ने जितना अधिकार मुझे दिया है, उतना ही अधिकार नरेंद्र मोदी का भी, उतना ही अधिकार सुधांशु त्रिवेदी जी का है। अब अगर इसी तरह की थ्योरी देखते जाए तो उनका क्या करेंगे सुधांशु जी? जिन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को रामजादे हरामजादे, उनको तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। आपने तो एक को सांसद बना दिया जो बम ब्लास्ट की आरोपी थी। तो आप तो बिल्कुल ध्रुवीकरण के अंदर मार रहे मास्टर है आप तो। वो लोग उसके अंदर, आपने दूसरी बात करी जिन्ना की, तो जिन्ना और पाकिस्तान से वारिस पठान जी अपना पक्ष रख ले, फिर आप ही के पास आऊंगा। मेरे तो फोर फादर पाकिस्तान गए नहीं ना, अडवाणी मेरे, एक मिनट सुनिए ये खुद सुधांशु मेरे कौन बोल रहे हैं बीच में? अरे सर अपना टर्न है तब बोलिए, जरा मुझे बोलने दीजिए साहब, मुझे बोलने दीजिए, मेरा टर्न है, मैं बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी और मैं तो पाकिस्तान गए नहीं, अडवाणी जी गए थे जिन्ना की मजार के ऊपर, वहां पे तारीफ करके आए उनकी। बात नंबर 2, अरे सुनिए
सुनिए सुनिए सर, मेरा टर्न है, वारिस पठान नाम मेरा है। आपको इतना अच्छा अगर मेरा नाम लगता है आप रख सकते हैं, मेरी मोनोपोली नहीं है नाम के ऊपर। मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जिन्ना से सबसे ज्यादा मोहब्बत तो इनको है, और मैं क्यों जिन्ना की बात करूं सुधांशु जी, मैं तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के मेरे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहा हूं और आपसे नजरे से नजरें मिलाकर डिबेट कर रहा हूं। बात नंबर 3 उत्तर प्रदेश की करेंगे। लखीमपुर के मैटर में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जिस तरह से जांच चलनी चाहिए थी उस तरह से जांच नहीं चल रही है। क्यों आप बचा रहे हो टिन्नी को, क्यों बचा रहे हो उसके बेटे को? क्या इसका जवाब है आपके पास? किसानों की हत्या कर दी, बेरहमी के साथ गाड़ी से कुचल दिया गया, आप तो उनको बचा रहे हो और आप बोलते हो कि उत्तर प्रदेश में सब विकास है। अरे योगी जी चले गए कैराना, योगी जी वहां क्यों नहीं गए गंगा घाट पे, गंगा घाट पे जहां पर हजारों लोगों की लाशें तैरती हुई हमने देखी। सुधांशु जी इसका उत्तर दे, सुधांशु जी आप इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण को भी। कोरोना काल में लोगों की जो जाने चले गए अस्पताल नहीं मिलने की वजह से, सुधांशु जी जल्दी से उत्तर दीजिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण। क्यों नहीं गए उनके घर पे मिलने के लिए? सुधांशु जी आप क्यों नहीं गए? तो आपका अगर दिल में इतना ये था रहम तो आप जाते उनके घर पे मिलने कि भाई क्या हुआ आपकी वजह से, आपकी वारिस पठान आपने अपना पक्ष रखा, सुधांशु जी अपना पक्ष रखिए। कोरोना काल में जाने चले गए ना। देखिए आप पक्ष तो सिर्फ सुधांशु जी रख रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ 2 मिनट बोल रहे हैं। उत्तर दे। अरे देखिए वारिस पठान जी मतलब जिन्ना से लेके लखीमपुर से लेके कोरोना से लेके सारी चीजों पे चले आए, मगर हमारे उठाए गए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने तो पहले ही कहा था भाई इनकी पार्टी क्या उत्तर दे। वारिस पठान साहब से पूछ लीजिए, गणपति बप्पा मौर्य बोलने पे माफी मांग चुके हैं और सेक्युलरिज्म के सूरमा है। 15 मिनट के लिए हटाने वाले बयान के बाद आज तक अपने उस सांसद पे कार्रवाई नहीं की। कानूनी कार्रवाई चल रही है, पार्टी ने निष्कासित नहीं किया और उसके बाद वो आके भाषण देते हैं। अच्छा अब अरे इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं जवाब दे रहा हूं, अब मैं लखीमपुर की भी बात जवाब दे रहा हूं। क्यों नहीं मैं अरे भाई जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो रहबरी की बात लखीमपुर अरे गजब है भाई, लखीमपुर जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो की बात करते हैं वो रहबरी के रहनुमा बने हुए हैं। अरे इतना भोला मत समझिए साहब, इतने नादान नहीं है लोग। जिन्ना की कब्र पे जाके कौन तारीफ करके देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? मोदी जी तो चले गए, नवाज नहीं ये बताइए देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? दोनों के एक साथ बोलने से, दोनों के एक साथ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। एक एक करके मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण को जल्दी से बुला लेता हूं। और जैसे ही अनकंफर्टेबल सवाल आए तो देखिए जी, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन, वोट बैंक की राजनीति की वजह से तालिबानीकरण बढ़ा है, योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि पिछली सरकार चाहे बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस, सभी सरकारों ने जो ये माइनॉरिटी अपीजमेंट किया है, ध्रुवीकरण नहीं, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट, तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है उससे तालिबानीकरण बढ़ा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेता देश को गुमराह करता चला आ रहा है पिछले 12-13। नहीं बोलिए बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। देश को गुमराह किया है बीजेपी ने ये कह के कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। मैं सुधांशु जी को चैलेंज करता हूं आज तक पे कि कांग्रेस के किसी नेता का एक स्टेटमेंट दिखाएं जिसमें उसने ये कहा हो कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि देश को गुमराह करने से सत्ता अगर मिल भी गई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात ये है कि आप देश को गुमराह ना करें अब आगे चल के। दूसरी बात, और अगर आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट हो तो मुझे आप कभी भी आज तक पे मैं कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुझे आप इनवाइट कर सकते हैं, मैं इस पे बात करने को तैयार हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि कांग्रेस वामपंथी हो गई है। साहब कांग्रेस ना वामपंथी है ना कांग्रेस दक्षिणपंथी है। कांग्रेस गांधी के रास्ते पे चलती है, जिसने कहा था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। अब सवाल आया, आपने कहा कि वामपंथियों की सरकार बनाई, राम भक्तों पे गोली चलाने वालों की सरकार बनाई, तो भाई सरकार तो आपने महबूबा मुफ्ती की भी बनाई जो आतंकवादियों को शहीद कहती हैं। महबूबा मुफ्ती को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया और आप आज बहन मायावती जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, बहन मायावती जी को भी आपने कई बार चीफ मिनिस्टर बनाया। तो सवाल इस बात का है सुधांशु जी, राजनीतिक गठबंधन अलग बात है, लेकिन राजनीतिक गठबंधन के आधार पर आप ये कहें कि कांग्रेस ने
ठीक, आपका ऑडियो हम एक बार फिर साधने का प्रयास करेंगे। आपका ऑडियो बार बार टूट रहा है। कांग्रेस ने तो अपने तमाम नेताओं की शहादत की है। कैराना के मुद्दे पर एक बार फिर लौटूंगा, क्योंकि कैराना के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि पीएसी की पूरी बटालियन कैराना में लगा दी गई है। अगर कोई कानून में सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो दूसरे लोग की यात्रा पीएसी का डंडा करा देगा। आपकी दृष्टि में क्या यह अल्पसंख्यक को डराने की राजनीति है या फिर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए गौरव जी, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी कई बार आ चुकी है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आज एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। इस प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर किसी का याद किया जाता है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, चाहे वो डेवलपमेंट हो तो इस प्रदेश में जो आचार्य जी अभी आ रही है, बीच में कट रही के रूप में हमने यमुना एक्सप्रेस में दिया, फार्मूला नंबर रेस 1 दी, हमने लखनऊ का डेवलपमेंट ऐतिहासिक किया, हमने 300 करोड़ रुपए अयोध्या के लिए रिलीज किए, जिस पैड़ी पर, राम की पैड़ी पर योगी आदित्यनाथ जी ने दिए जलाए थे, वो भी बहन जी के शासन में लगा हुआ पत्थर था। तो ये डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, विकास हो, चाहे वो भयमुक्त समाज हो, कानून के द्वारा कानून का राज हो, वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में ही संभव है। ये भय की बात करते हैं, ये समाजों को भय में रखना चाहते हैं, ये डराने का काम करते हैं। आज कैराना से एक पर्टिकुलर धर्म जाति के लोगों को डराने का काम किया गया। चाहे ये योगी आदित्यनाथ कितने ही घोड़े खोल लें, चाहे अमित शाह जी कितने ही घोड़े खोल लें, ये सत्ता में वापसी करने वाले नहीं है। आज हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जाट समाज के लोग, प्रजापति, पाल, बिंद, कुर्मी समाज के लोग, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, विपक्ष ये पूछ रहा है आखिर कितने लोग लौट कर आए कैराना, या केवल चुनाव से पहले क्यों पहुंचे मुख्यमंत्री, ये मरहम पहले क्यों नहीं लगाया? राजनीति है ये। सुधांशु जी, देखिए, हमने ईमानदारी से कार्य किया। सबसे पहली आवश्यकता किसी भी राज्य सरकार के 2 दायित्व होते हैं, सुरक्षा और न्याय। तो योगी जी की सरकार ने आने के बाद सुरक्षा और न्याय दोनों सुनिश्चित किए। कोई लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, और इसके बाद होता है स्वास्थ्य, इसके बाद होता है शिक्षा। ये 4 चीजें राज्य की जिम्मेदारी हैं, ये चारों हमने बखूबी की, और इसके साथ होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान। आप देखिए, आज जगमगाती हुई अयोध्या देखिए, और एक उस समय कार सेवकों के रक्त से रंजित अयोध्या देखिए। ये दोनों का बदलाव दिखाता है। एक ही पंक्ति में कहूंगा कि हमारी सरकार, केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद परिवर्तन यह हुआ है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। बस ये हिंदुस्तान सोया रहता, वही लोगों को अच्छा लगता था। आज हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति समझकर जागृत होकर खड़ा हो रहा है, वही इन शक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु अब परिवर्तन का समय आ गया, इसलिए कोई चाहे या ना चाहे, भारत अपने महान विजय और प्रगति और गरिमा के पथ पर अग्रसर है। निर्णय जनता को करना है। जनता क्या निर्णय करेगी आज तक पर हम आपको सबसे पहले यहां पर लगातार बताते रहेंगे। आज हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी हल्ला बोल में मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। सत्ता का ताला क्या कैराना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुंजी, ये डिबेट जारी है। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।